का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉट नेट फुल स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चंस जो लिस्ट मैंने अभी आज प्रिपेयर की है वो मैंने एक फ्रेंड से उस पे उसने जो अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया तो उसके सारे क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं आज। तो आप भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भेज सकते हो ऐसे ही, जिसने आपने अगर रिसेंटली इंटरव्यू दिया है कौन सी कंपनी के लिए, तो कंपनी का नाम, उसका ड्यूरेशन और उसकी डेट जब आपने इंटरव्यू दिया है। तो हम ऐसे ही प्रिपरेशन में हम ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और जिसको हेल्प लगेगी उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैंने ईमेल आईडी ऊपर ही लिख के दी है, देखो यहाँ पे itpreparations4u@gmail.com करके, तो इस पे आप मेल कर सकते हो। और मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रिपेयर करने वाला हूँ और जो मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस भी मैं अटैच करके दूंगा, जिसको जरूरत होगी उसको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो इस चैनल पे तो, और लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो मैं आगे लाने वाला हूँ। तो आपको अलर्ट्स मिलते रहे, इसलिए वजह से आप सब्सक्राइब करो प्लीज। और एक्चुअली अगर आपको ये इंट्रोडक्शन थिंग आपको अगर स्किप करनी है तो मैंने नीचे टाइमलाइंस वगैरह दे चुका हूँ। तो आप उस टाइमलाइंस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आप जंप कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर आपको अगर स्लो लग रहा होगा कहीं पे वीडियो, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डॉट नेट फुल स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो पहले हम देख ले कि हम बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को लाइक कर रहे हैं और बहुत सारा वॉचिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं वीडियोस को, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। अगर देखो तो आप नॉट सब्सक्राइब पर्सन में 84.8% लोग हैं जो चैनल को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दोस्तों अगर आपकी 1% भी अगर हेल्प हो रही है ना इस चैनल से, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी काफी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मेरी ये क्वेश्चन है जो मेरे क्वेश्चन लिस्ट है, तो आप डायरेक्टली इसमें क्वेश्चंस आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आप खुद होके भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा वीडियो भी देखना है, बट जिसको अगर देखना है, अगर जिसको मेरा जो प्रिपरेशन का तरीका पसंद आता होगा तो वो अंत तक देख सकता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हो। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो कि आपको आपको पीपीटी चाहिए, तो मैं मेल कर दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन शिक्षा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो गार्बेज कलेक्शन का जो टॉपिक है बहुत बेसिक है और आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहिए होती है। तो गार्बेज कलेक्शन क्या है? गार्बेज कलेक्शन का जो भी डॉट नेट फ्रेमवर्क से ही बहुत बेसिक वर्क रहा है कि वो जो भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है उनको क्लियर करे, ठीक है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं गार्बेज कलेक्टर की क्या है। तो गार्बेज कलेक्शंस और गार्बेज कलेक्ट बहुत सेम है, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन जीसी शॉर्ट फॉर्म इन डॉट नेट is an automatic memory management system that reclaims memory by removing the unused managed objects. The garbage collector GC, a background process in the CLR, periodically identifies and delocates the object no longer in use. तो दोस्तों जो गार्बेज कलेक्टर है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेज करता है। एक्चुअली हम जो भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग अरे जो भी हो हमारा, जो भी मैनेज ऑब्जेक्ट है, तो उसका क्लियर करने का काम हमारे गार्बेज कलेक्टर करता है। क्योंकि हर टाइम डेवलपर मतलब उसको याद नहीं रहता कि हमने क्या बनाया और क्या नहीं, बट बहुत सारे थिंग्स है जो बनाने के बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो भी डेवलपर जो भी कुछ वेरिएबल्स बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो उसको क्लियर करने का काम करता है गार्बेज कलेक्टर। तो उसको क्लियर करने का काम वो 3 जनरेशन में करता है, जनरेशन 0, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। तो ये बेसिकली ड्यूरेशन पे होता है और गार्बेज कलेक्टर का रनिंग टाइम ऐसा फिक्स नहीं रहता, वो कभी भी चलता रहता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर जो भी सेलर है उसको मैनेज करता है गार्बेज कलेक्टर को, ठीक है। तो पैराडोइकली वो रन होता रहता है, उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गई कि गार्बेज कलेक्टर ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेज करता है और जो भी अनयूज जो मैनेज मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट मैनेज ऑब्जेक्ट है जिसने मेमोरी उसने ऑक्यूपाई करके उसको फ्री करने का काम करता है, ठीक है। तो मैनेज ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैनेज ऑब्जेक्ट और अनमैनेज ऑब्जेक्ट, ये दो थिंग्स है। तो हम सिंपल डेफिनेशन भी देखें तो मैनेज ऑब्जेक्ट जो टेलर मैनेज करता है और अनमैनेज जो ऑब्जेक्ट रहता है वो डॉट नेट के फ्रेमवर्क के बाहर रहता है, जो डॉट नेट मैनेज नहीं करता है, ठीक है। तो मैनेज ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑटोमेटिकली मैनेज बाय द डॉट नेट गार्बेज कलेक्टर, these objects are allocated on managed heap and are automatically clean up when they are no longer needed। तो वही डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ मैनेज ऑब्जेक्ट, तो मैनेज ऑब्जेक्ट के क्या डेफिनेशन, मैनेज ऑब्जेक्ट क्या हम क्या बोल सकते हैं कि कौन से मैनेज ऑब्जेक्ट रहते हैं हमारे इसमें, तो हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग रहेगी, स्ट्रिंग हमारी मैनेज है, अरेज, कलेक्शंस, क्लासेज, जो हम न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट करते हैं वो सारे, ठीक है, वो सारे मैनेज हो गए। और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डॉट नेट फ्रेमवर्क जो भी है, स्ट्रिंग बिल्डर, डेट टाइम, एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट, डेलीगेट, इवेंट हैंडलर,
तो देखो आप जो भी हम एक स्कोप में अगर हम क्लास बनाते हैं, क्लास में हम कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो कर्ली बेसिस में हम क्लास में जो भी हम बनाते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस में, तो जो क्लोजिंग जिसका स्कोप से बाहर निकल जाता है ना, क्लास से बाहर निकलेगा जब भी हमारा जो भी हमारा स्कोप बाहर निकल जाएगा ना, तो वो मतलब रिलीज कर देता है मेमोरी को, ठीक है, जो भी हमारा वेरिएबल बना होता है, ठीक है। तो वो रहता है मैनेज, और अनमैनेज जो आसानी से एक्चुअली क्लियर नहीं हो पाता। एक्चुअली कि देखो आप अनमैनेज ऑब्जेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट है, फाइल हैंडल्स जैसे फाइल स्ट्रीम, स्ट्रीम रीडर, स्ट्रीम राइटर, डेटाबेस कनेक्शन, नेटवर्क सॉकेट, कॉम ऑब्जेक्ट, बिट मैप्स, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स, ये सारे हमारे अनमैनेज ऑब्जेक्ट्स है। तो ये आसानी से क्लियर नहीं होते, तो उसकी वजह से हम जो भी हम कनेक्शन बनाते हैं, तो आपने देखा होगा, आपने यूजिंग यूज किया, यूजिंग करके हम यूज करते हैं, तो यूजिंग क्या है, हमारी वो डायनामिकली मतलब वो ऑटोमेटिकली क्लियर करता है जो अनमैनेज मेमोरी है, तो उसके लिए हम यूजिंग करते हैं, यूजिंग यूज करते हैं। या हम गार्बेज कलेक्टर को भी हम कॉल करते हैं फोर्सफुली, जब भी हमारा अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं और हमें डिस्ट्रॉय करना है मैनेज ऑब्जेक्ट, जो हम डिस्ट्रॉय हम ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, तो उसको हमें मतलब गार्बेज कलेक्टर कॉल होने से पहले हमें वो डिस्ट्रॉय करना है, तो हम जिससे कलेक्ट करके हम कॉल करते हैं। तो ऐसे फोर्सफुली थिंग्स बहुत सारे हैं जो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे डिस्पोज मेथड हो गई, और जैसे यहाँ पे अनयूज ऑब्जेक्ट्स के लिए यूजिंग हो गया, तो यूजिंग हम यूज करते हैं उसके लिए, और मैनुअली हम डिस्ट्रॉय करना पड़ता है अनमैनेज ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करने का काम गार्बेज कलेक्टर नहीं करता, तो कौन करेगा, हम खुद को करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। हम डिस्पोज मेथड बनाएंगे, हम यूजिंग मेथड्स यूज करेंगे, यूजिंग से हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि हमने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन डॉट स्टार्ट करके किया, और कनेक्शन एंड करने के टाइम पे हमने कनेक्शन एंड करने की जरूरत नहीं थी यूजिंग में, तो यूजिंग डायरेक्टली क्या करता है, जैसे कि यूजिंग जो आउटर स्कोप हो जाता है यूजिंग में, तो यूजिंग से बाहर निकलते ही वो ऑटोमेटिकली उसका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जनरेशन में एक्चुअली गार्बेज कलेक्टर काम करता है, जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 2। तो जनरेशन 0 में शॉर्ट लाइव ऑब्जेक्ट रहता है, जो लोकल वेरिएबल रहता है इनसाइड मेथड, जो भी लोकल वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इनसाइड वेरिएबल्स मेथड्स में, जो भी आउट ऑफ स्कोप में जो निकलेगा, स्कोप से बाहर गया, तो वो वेरिएबल वो डायरेक्टली क्लियर कर देता है जनरेशन 0 में। और जनरेशन 1 में हमारा रहते हैं मीडियम लाइव ऑब्जेक्ट रहते हैं, और जनरेशन 2 में लॉन्ग लाइव ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो ठीक है, तो ये सारे हमारे बेसिक थिंग्स है, तो जो भी हमारे यूजिंग है वो एक्चुअली गार्बेज कलेक्टर यूज चेक करता रहता है पैरियोडिकली कि स्टिल यूज है कि नहीं है, और अभी भी यूज हो रहा है ग्लोबल लेवल पे या हमारे लोकल स्कोप पे यूज हो रहा है, तो बहुत सारे थिंग्स चेक करता रहता है, उसके हिसाब से वो क्लियर करता रहता है। ठीक है, तो की बेनिफिट क्या है गार्बेज कलेक्शन की, तो मेमोरी लीक से प्रिवेंट करने का काम गार्बेज कलेक्टर करता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने का काम गार्बेज कलेक्टर करता है, और डेवलपमेंट सिंप्लीफाइज करता है, क्योंकि डेवलपर को मैनुअली कुछ राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायनेमिकली सब कुछ करता रहता है, हैंडल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सारा कुछ वो खुद ही करता रहता है, तो इसलिए गार्बेज कलेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमें गार्बेज कलेक्शन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी नहीं, बट की पॉइंट्स तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि की पॉइंट्स आप मैनेज और अनमैनेज ऑब्जेक्ट के रिलेटेड पता होनी चाहिए, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आप जनरेशन 3 जनरेशन होती है उनके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कैन वी डिसेबल द गार्बेज कलेक्शन, क्या हम डिसेबल कर सकते हैं? नो, हम गार्बेज कलेक्टर को डिसेबल नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपको आंसर देना है कि हम कंप्लीटली उसको नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं कर सकते, बट हम कुछ लिमिटेशन उस पर लगा सकते हैं, जैसे लिमिटेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, सर्वर जैसी वर्क स्टेशन है, सब कुछ बिहेवियर के हिसाब से, हम मोड्स के हिसाब से हम गार्बेज कलेक्शन उसका ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा दबा सकते हैं, बट उसको पूरा बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम गार्बेज कलेक्शन में क्या बेस्ट प्रैक्टिस करें, तो एक क्या है, तो हम जो भी हमारे फाइल स्ट्रीम और एसक्यूएल कनेक्शन बनता है, तो उसके लिए डिस्पोज ऑब्जेक्ट बनाए, जो सो आपको पता होगा, डिस्पोज मेथड हम बनाते हैं, डिस्पोज मेथड हमारी कहाँ से इनहेरिट होती है, हमारे आई डिस्पोजेबल इंटरफेस से होता है। तो डिस्पोज क्या करता है, डिस्पोज भी वही है, अनमैनेज जो रिसोर्स है उसको क्लियर करने का काम करता है, तो ये फाइल स्ट्रीम से एसक्यूएल कनेक्शन वो सारा क्लियर करने का काम फोर्सफुली जो भी हमारे डेवलपर जो करते हैं डिस्पोज मेथड, वो वही है कि मेमोरी लीकेज ना हो पाए, अनमैनेज मेमोरी हमारी ज्यादातर अनमैनेज मेमोरी जो रहती है वो हमारी मेमोरी लीकेज के कारण बनती है। मेमोरी लीक मतलब, एक तो मेमोरी लीकेज का मतलब आपको पूछ सकता है कि मेमोरी लीक क्या रहता है, तो मेमोरी लीक बेसिकली हमारे दो टाइप की मेमोरी रहती है, मतलब दो टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, एक मैनेज अनमैनेज ऑब्जेक्ट रहता है, तो वो दोनों को मिला के फुल मेमोरी बनती है, मैनेज और अनमैनेज दोनों को मिला के। तो मैनेज तो हमारा गार्बेज कलेक्शन मैनेज कर लेता है, बट अनमैनेज तो कोई करता ही नहीं। अगर समझ लो डेवलपर ने अनमैनेज कोड में हमारे एक कनेक्शन बनाया और स्कूल कनेक्शन बनाया और कनेक्शन ओपन ही रख दिया उसने, या फाइल स्ट्रीम बनाई और फाइल स्ट्रीम उसने क्लोज ही नहीं की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अननेसेसरी वो मेमोरी की स्पेस खा रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ये चेक करना है, तो वो इसमें मेमोरी प्रोफाइलर करके भी होता है डॉट नेट में, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो आप कि कौन सा जो मेथड है और कौन सा वेरिएबल किस जनरेशन पे कौन सी मेमोरी हमारे कंज्यूम हो रही है, या अनमैनेज मेमोरी कितनी जा रही है,
तो प्रोफाइलर का रहता है, तो प्रोफाइल में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो अवॉइड कॉलिंग जीसी कलेक्ट अनलेस नेसेसरी। देखो जीसी कलेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं है। और मतलब जीसी कलेक्ट हम कब कॉल करते हैं, जब हमें फोर्सफुली उनको मतलब गार्बेज कलेक्टर को रन करना है फोर्सफुली। अगर हमें अननेसेसरी कुछ थिंग्स है जो हमें डिस्ट्रॉय करनी, तो हम गार्बेज कलेक्ट जीसी कलेक्ट करके हम उसको फोर्सफुली कॉल कर सकते हैं। बट इसकी जो अवॉइड उसको अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर जो पैराडोकली रन करता रहता है खुद को, तो वो उसको अगर जरूरत है उस हिसाब से ही आपको यूज करना है जीसी कलेक्ट, क्योंकि वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता रहता है। ठीक है, तो मिनिमाइज अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, वीक रेफरेंस है यूज करना बंद करें। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जनरेशन 0 में यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेशन 2 पे जाने के बाद उनके पास 2 ही ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो शॉर्ट लाइव और मीडियम लाइव जो ऑब्जेक्ट थे वो चले गए, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। बट ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 5 का काम अभी बचा है। तो ये पैराडिकली हम चेक करते हैं। देखो जनरेशन 0 के लिए वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा, हमारे गार्बेज कलेक्टर वो कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा गार्बेज जनरेशन 0। बट देखो अभी कैसा होता है ना, अभी ड्यूरेशन के हिसाब से बताता हूँ आपको। तो 1 घंटे में अगर वो जनरेशन 0 के लिए अगर 10 टाइम चेक करता है ना, तो जनरेशन 1 के लिए 5 टाइम चेक करेगा, और जनरेशन 2 के लिए 2 टाइम और 1 टाइम चेक करता रहेगा 1 घंटे में। तो ये डिफरेंस रहता है जनरेशन 0 जनरेशन 1 जनरेशन 2 में। तो वो चेक करता रहता है कि ऑब्जेक्ट यूजिंग है नहीं है, तो अगर नहीं है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी आगे क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिमूव द डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग। तो ये जो सारे क्वेश्चन है टॉप 13 डॉट नेट कोडिंग क्वेश्चन, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है जो मैंने पार्ट 1 में डिक्लेयर किए हैं। बट पार्ट 2 में भी मैं लाने वाला हूँ जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो आप उसके अपना जो ये वीडियो आप गो थ्रू कर सकते हो। और जो ये जो क्वेश्चंस है इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करना चाहता। उसकी लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों पता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे जो डॉट नेट फुल स्टैक जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में प्रिपेयर करूंगा, तो उसमें जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है मैं ऐसे ही दे दूंगा। ठीक है, तो आपको चेकआउट करना है कि ये क्वेश्चंस का आंसर कैसे है। बहुत सारे सिंपल वे में मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। तो बहुत सारे प्रिपरेशन भी लगती है इसके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आगे ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे, व्हाट इज मैजिक टेबल इन एसक्यूएल। ये हमारे एसक्यूएल का मैजिक टेबल है। तो मैजिक टेबल is in SQL are virtual tables automatically created by SQL server during the insert, update and delete operations. These tables are inserted, deleted tables. They are store the word and new values of affect tables. दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, बट बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मैजिक टेबल हमारा वर्चुअल टेबल जैसा ही काम करता है, बट ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है जब हम समझ लो हम इसके लिए मैजिक टेबल के लिए हम हमेशा ट्रिगर वगैरह जो चलाते हैं उसके लिए, क्योंकि हम जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी हमारे डीएमएल कमांड चलाते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी हम देखो, अगर हमें कुछ अगर समझ लो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है और डेटाबेस में हमने 2-3 डेवलपर काम कर रहे हैं और एक डेवलपर जो है फ्रेशर्स है, तो फ्रेशर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, बट एक्चुअली उसने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया, डिलीट किया, अपडेट किया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे जो भी हमारे टीम लीड या कोई मैनेजर है जो भी है उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, तो एक मैजिक टेबल क्रिएट कर देते हैं, और जो भी इंसर्ट अपडेट के साथ जो भी है वो रिटर्न में मतलब अगर उसने इंसर्ट किया तो वो इंसर्ट जो जो रो इसने इंसर्ट किए वो रिटर्न में लेके आते हैं। और जो भी अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने के बाद कौन सी वैल्यू जो पहले थी जो थी और जो करंटली अभी उसने पास की है वो 2 वैल्यू आ जाती है। और डिलीट पे जो उससे डिलीट से पहले जो वैल्यू थी जो रो थी वो आती है, और उसने कौन सी नंबर की वैल्यू डिलीट की, क्या करके डिलीट किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। तो ये मतलब बेसिकली ट्रैकर रहती है ट्रैकिंग करने के लिए कि यूजर ने कौन सी इन्फॉर्मेशन रिसेंटली ऐड की है और कौन सी इन्फॉर्मेशन रिसेंटली उसने डिलीट की है और कौन सा रो उसने ऐसा कुछ अपडेट किया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मैजिक टेबल से मिल जाती है। तो देखो ये है इंसर्टेड टेबल एंड डिलीटेड टेबल, स्टोर न्यू डेटा, इंसर्ट एंड अपडेट, स्टोर ओल्ड डेटा फॉर डिलीट एंड अपडेट। ठीक है, दिस टेबल इज एग्जिस्ट ओनली इनसाइड ट्रिगर्स एंड दिस अपीयर्स वंस ट्रिगर ए कंप्लीट एग्जीक्यूशन। तो ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकली जो हमारे एसक्यूएल में, ये वर्चुअली है। और ये जब भी मतलब ट्रिगर जब भी चलता है ना, तब भी हमारा एग्जिस्ट रहता है, और तभी हमारे जो रिक्वायर्ड डेटा है जो भी यूजर को चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन दे के चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय के लिए आईडी नेम और सैलरी करके, तो हमने ट्रिगर चलाया।
तो ट्रिगर, हमने ट्रिगर का नाम दिया क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर आफ्टर अपडेट। तो देखना टेबल और ट्रिगर हम सेम ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखना है या लिख कर रखना है मतलब आप नोट्स बना के रखे, ताकि आप मतलब उसको रिफ्रेश करते रहे कि हमारे ट्रिगर कैसे बनते हैं। बहुत सारे लोग मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आगे भी है ये क्वेश्चन और इस ट्रिगर करके। तो बहुत सारे इंटरव्यूज में मुझे पूछा भी गया है, और इसको भी पूछा गया है, जिस मेरे फ्रेंड्स है उसको भी पूछा गया है। तो देखो क्रिएट ट्रिगर किया ऑन एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय के टेबल को उसने ट्रिगर क्रिएट किया, और ट्रिगर किस बात पे क्रिएट किया, अपडेट पे क्रिएट किया। तो देखो अभी कौन से भी इन्फॉर्मेशन में अगर यूजर अपडेट करता है, तो समझ लो दो रो है और उसने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट की। तो जो भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट की है, तो उससे पहले भी कोई रो थी ना, मतलब अभी देखो यहाँ पे दो उसने सिलेक्ट करा है, सिलेक्टेड फ्रॉम डिलीटेड एंड सिलेक्टेड फ्रॉम इंसर्टेड। तो दो रो चला, मतलब दो स्टेटमेंट चलाने का यहाँ पे कारण क्या बनता है, ठीक है। तो देखो पहली जो लाइन है वो क्या करेगी, शो ओल्ड डेटा, मतलब अपडेट करने से पहले जो भी रिकॉर्ड था, मतलब उसको अगर समझ लो एक आईडी है और आईडी 1 वो अपडेट करना चाहता है, आईडी का नेम अगर गोविंद है और गोविंद को अपडेट करना चाहता है राकेश के साथ, तो सिलेक्ट फ्रॉम डिलीटेड क्या दिखाएगा उसको कि गोविंद नाम था। डिलीटेड मतलब उसने अपडेट करने से पहले उसका नाम क्या था, गोविंद था। बट उसने जब इंफॉर्मेशन अपडेट किया तो अपडेट किस नाम से किया, राकेश से किया, तो वो सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्ट में राकेश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो टेबल कैसा लुक लाइक करेगा, ठीक है। तो डिलीट वो रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आईडी नेम सैलरी है, तो वो कौन सा रिकॉर्ड उसने डिलीट किया, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, तो मैजिक टेबल डिलीट है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 2, तो उसने आईडी 2 डिलीट किया, तो यहाँ पे डिलीट टू डिलीटेड वैल्यू आ जाएगी। देखो डिलीट कौन सी वैल्यू की, 2 अलाइज 6000। तो ये हमारी अपडेट के लिए, ये हमारी डिलीट के लिए है, ठीक है। तो डिलीट के लिए हमारी एक ही रो चलेगी, सिलेक्ट फ्रॉम डिलीटेड, तो वो ओल्ड रिकॉर्ड दिखा देगा कि कौन सी रो उसने डिलीटेड की है, तो उसमें इंसर्टेड वाली नहीं चलेगी क्योंकि हमारी डिलीटेड में एक ही चलेगी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट द ट्रिगर इन एसक्यूएल, ट्रिगर कैसे हम एसक्यूएल में ट्रिगर यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे डॉट नेट फुल स्टैक में क्वेश्चंस हमारे किस पे भी पूछ सकते हैं। हमारे डॉट नेट अगर सामने वाला अगर एसक्यूएल स्पेसिफिक है, एंगुलर स्पेसिफिक है और पाइथन सॉरी रिएक्ट स्पेसिफिक है, तो वो रिएक्ट रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, एंगुलर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, डॉट नेट रिलेटेड कम पूछेगा। बस जिसने अगर डॉट नेट स्पेसिफिक है तो डॉट नेट रिलेटेड ज्यादा पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक आइडिया दे दूं, अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो आप शेड्यूल होने के टाइम उसका जो ईमेल आईडी वो चेक करें, और जो भी इंटरव्यू है उसका, और नाम चेक करो, नाम पे जाके आप लिंक्डइन में जाए और उनका नाम सर्च करें कंपनी के साथ। तो उसका नाम आने के बाद जो उसकी जो डिस्क्रिप्शन रहती है कि वो कौन से स्किल से लिए स्पेशलाइज है, मतलब उसको कौन से स्किल अच्छे से आते हैं, टॉप स्किल कौन सी है उसकी, तो उसमें सी शार्प, डॉट नेट, एंगुलर ऐसे करके आया, तो उस लैंग्वेज पे ज्यादा आप प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आपको सारा कुछ पढ़ना रहता है, क्योंकि देखो टाइम लिमिट हमारे पास बहुत कम रहता है, और कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है। डॉट नेट फुल स्टैक के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हम क्या, हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो हम ऐसे हमको लास्ट मिनट पे ऐसे आइडिया लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो समझ लो आपके पास 2-3 घंटे बचे हो, तो 2-3 घंटे के लिए आप उसका तो जो प्रोफाइल है वो चेक करें, और प्रोफाइल में कौन से स्पेसिफिक है, तो उसके हम टॉप क्वेश्चन हम चेक कर ले या कोडिंग क्वेश्चन चेक कर ले, तो हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है, ठीक है। और इससे ज्यादा फायदा भी हो सकता है, तो उसको भी नोटिफिकेशन जाएगी कि आपने उसका प्रोफाइल देखा है, तो उसको क्या लगेगा, यह बंदा इंटरेस्टेड है, उसने प्रोफाइल देखी है, तो इसको मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको प्रोफाइल में इंटरेस्ट है। तो ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाइब्स उसके तरफ से भी होती है, अपने तरफ से भी होती है, तो वो बहुत काम आता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, ठीक है। आप भी ट्राई करना, ठीक है। तो ट्रिगर क्या होता है, तो ट्रिगर इन एसक्यूएल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट्स व्हेन स्पेसिफिक इवेंट्स इंसर्ट अपडेट डिलीट एक्वर्स ऑन टेबल। तो वही हो गया जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया। तो ट्रिगर हमारा एक टाइप का प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है कौन से स्टेटमेंट पे, इंसर्ट अपडेट डिलीट पे वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता रहता है जब भी हमारे टेबल पे रहता है। जो भी हमारे टेबल इंसर्ट कोई करेगा, अपडेट कोई करेगा, डिलीट करेगा, तो उस पर हमारा ट्रिगर चलेगा। अगर हमने ट्रिगर क्रिएट किया है तो ठीक है, हमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रिगर की इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हम ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रिगर करने का हम क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम ऑन टेबल नेम जो भी हमने किया है, और आफ्टर इंसर्ट अपडेट डिलीट हम तीनों भी चला सकते हैं, बट हम पहले तो हम इंसर्ट करेंगे, अपडेट डिलीट करेंगे, हम एक बाय वन में हम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग नाम के साथ, ठीक है। तो ट्रिगर एग्जीक्यूटेड है हमारे, बेसिक सिंटैक्स हो गया ट्रिगर का। अगर कोई पूछे ट्रिगर का सिंटैक्स बता दो, तो ट्रिगर का सिंटैक्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट पे चलाया, तो यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, देखो तो अभी यहाँ पे ट्रिगर का नाम दिया ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट करके ऑन एम्प्लॉय, आफ्टर इंसर्ट करके नाम दे दिया एज बिगिन,
प्रिंट न्यू एम्प्लॉय एडेड एंड सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूली एडेड रो हमें देखनी है कि उसने कौन से ऐड की है। तो इंसर्टेड है, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखा होगा आपने कि अपडेटेड पे दो रिकॉर्ड दिखा है, एक तो डिलीटेड, सिलेक्ट फ्रॉम डिलीटेड एंड सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड। क्योंकि यहाँ पे डिलीट करने के से पहले हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो पहले वाली वैल्यू थी वो भी चाहिए और जो नई वैल्यू चाहिए वो भी चाहिए, दो वैल्यू होती है वहाँ पे। ठीक है, और हमने डिलीट करते टाइम भी वहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आया जो डिलीट है, मतलब इंसर्ट सिलेक्ट फ्रॉम डिलीटेड, मतलब जिसने रिकॉर्ड डिलीट किया वो कौन सा रो डिलीट किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट फ्रॉम में मिल जाएगी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो इंसर्ट पे हमें ओल्ड रिकॉर्ड नहीं चाहिए क्योंकि वो नया रिकॉर्ड है, तो नया रिकॉर्ड पे हमारे सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड चलेगा। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ कर दिया इंसर्ट एम्प्लॉय, डाल दी हमने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डाल दी, और एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डालते ही हमने जॉन डाला, जैसे ही हमने डाला तो वो हमारे ट्रिगर चल गया और न्यू एम्प्लॉय एडेड करके हमारे ट्रिगर चला और वहाँ पे वो जो भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया वो हमारा दिख गया। ठीक है, तो वैसे ही हमने डिलीट किया तो क्या होगा, तो डिलीट करते ही हमें दो रिकॉर्ड, हमें एक तो ये देखो हमारा डिलीट जो भी हमारा ओल्ड रिकॉर्ड था वो हमारा सैलरी का मिल गया, और नहीं अपडेटेड के साथ है, मतलब हमारे अपडेट का रिकॉर्ड है, सॉरी डिलीट का नहीं है अपडेटेड का है। तो हमारा जो भी हमारा डिलीटेड रिकॉर्ड है वो मिल गया और न्यू रिकॉर्ड हमारे साथ ये डिलीट का है, नहीं सॉरी अपडेटेड का है। ठीक है, तो अपडेटेड में देखा होगा आपने, अपडेटेड से दो चलता है, सिलेक्ट फ्रॉम डिलीटेड, सिलेक्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो वो जो भी हमारा ओल्ड रिकॉर्ड था वो हमने रिट्राइव किया, और जो न्यू रिकॉर्ड था वो जो हमने अपडेट कर रहे हैं हम, अभी हमारा नेम तो सेम है, सिर्फ सैलरी अपडेट की ना हमने, तो हमारा न्यू रिकॉर्ड है यहाँ पे दिखेगा, और ओल्ड रिकॉर्ड हमारा 50,000 था वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अपडेट इंसर्ट और डिलीट का तीनों का इंफॉर्मेशन आपको ट्रिगर के जो बेसिक डेफिनेशन वो पता होनी चाहिए। वो बोलेगा आपने ट्रिगर पे काम किया, हाँ काम किया है, तो आपको ट्रिगर की डेफिनेशन बतानी है, और ट्रिगर का सिंटैक्स वगैरह आपको ध्यान में रखना है, और इंसर्ट अपडेट डिलीट पे कैसे काम करना है वो याद रखना है, क्योंकि वो पूछेगा आपको राइट करने को बोलेगा। ठीक है, तो इसको भी बोला था हाउ डू यू क्रिएट लाइक ऐसा करके, तो आपको शॉर्ट में नहीं निपटाना है, डेफिनेशन नहीं बतानी है आपको, कोड भी लिख के देना है। अगर वो बोलेगा तो करना, नहीं तो डेफिनेशन भी बता सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज इन डेटाबेस, एसिड प्रॉपर्टीज कौन सी रहती है डेटाबेस में। ये हमारे ट्रांजेक्शन पे काम आती है, जो भी हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ भी हमारी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन रहती है उसमें हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी रहती है, तो उसके लिए हमारा जो भी हमारे एसिड प्रॉपर्टीज काम आती है। तो एसिड प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि एसिड प्रॉपर्टीज इंश्योर दैट डेटाबेस ट्रांजेक्शन आर रिलायबल, कंसिस्टेंट, एरर फ्री इवन इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर्स। तो हमारी ये डेफिनेशन होगी कि हमारे वो एप्लीकेशन जो भी हमारे डेटाबेस का ट्रांजैक्शन है वो रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, जो भी हमारे सिस्टम फेलियर होता है तब भी वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, तो एसिड स्टैंड फॉर एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे एसिड के स्टैंड हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी ऑल और नथिंग, ऑल और नथिंग ध्यान में रखना है, ऑल मतलब सब कुछ या कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में करते हुए उसने तो पहले बैलेंस अकाउंट में से विड्रॉ किया। ठीक है, अकाउंट आईडी 1 और अकाउंट आईडी 2 से, मतलब दो अकाउंट्स पे यहाँ पे अपडेट क्वेरी चल रही है, और यहाँ पे पहले अकाउंट आईडी 1 वाले ने नंबर ऑफ 100 रुपये निकाले तो बैलेंस अपडेट हुआ, और दूसरे अकाउंट आईडी वाले ने 100 रुपये ऐड किए तो उसका बैलेंस अपडेट हुआ। तो ये दो हमारी स्टेटमेंट चल रही है, बट समझ लो कि बीच में ही ये हमारा ये पहला वाला अकाउंट आईडी चल गया और दूसरा वाला अकाउंट चला ही नहीं, मतलब माइनस हो गया बट प्लस तो हुआ ही नहीं किसी का। तो ये समझ लो कि यहाँ पे ना कि मतलब चले तो सब, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अगर समझ लो आपने कुछ बैंकिंग में पैसे डाले, हमने ऑनलाइन पैसे हमने सेंड किए, और सेंड करने के साथ ही हमने मतलब जमा किए, जमा करने के साथ हमने कुछ पैसे किसी को भेजे और हमने कुछ पैसे विड्रॉ भी किए बैंकिंग से, एटीएम से, कुछ भी। तो समझ लो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक टाइम पे ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक टाइम पे भी करते होंगे। तो हमने पैसे निकालने के टाइम एटीएम पे कर रहे हो और बीच में ही कट गया, हमने पिन वगैरह सब कुछ डाल दिया, हमें मैसेज भी आ गया बट पैसा आया ही नहीं। तो क्या होता है कि वैसी कंडीशन नहीं होती, वो तो ऑटोमेटिकली कंडीशन इसी इंश्योर करती है कि हमारा ट्रांजेक्शन पूरा हो, आधे से ना कटे, पूरा हो या कुछ ना हो, मतलब पैसे आए या डायरेक्टली आए ही ना। ठीक है, तो atomicity a transaction is atomic, meaning it fully completed or fully rolled back. If one part of transaction fail, the entire transaction fails. The database remain unchanged. ठीक है, अगर कुछ भी फेल होता है, अगर ये पहला वाला स्टेटमेंट फेल होगा तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट फेल हो जाएगा, पूरा इंटायर ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, वो फिर से करने को बोलेगा। तो ठीक है, तो ये ऑटोमेसिटी हो गई। कंसिस्टेंसी, वैलिड स्टेट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन, जो भी हमारी
कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को रहते हैं, ट्रांजेक्शन में कंसिस्टेंसी रहती है, जो कुछ रूल्स रहते हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत सारे हम ट्रांजेक्शन हम वो एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन लोग साथ में करते हैं, तो उसके बीच जो भी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए वो मेंटेन रहनी चाहिए। उनके जो रूल्स है, जो भी हमारे कीज और फॉरेन कीज जो भी है हमारे, वो सारे मेंटेन होने चाहिए। उसमें कुछ रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहिए, तो वो हमारी होगी कंसिस्टेंसी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए कि बैंक ट्रांसफर मस्ट नॉट क्रिएट और लूज मनी, फॉरेन की कंसिस्टेंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ऐसा कुछ होने चाहिए। क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन में बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि हमारा एक ही यूजर रहेगा और मल्टीपल यूजर हमारे एक साथ वर्क करते हैं, तो उनके बीच जो जो भी रूल्स रहते हैं, जो भी रेगुलेशंस, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन के लिए, पैसा निकालने के लिए जो भी रूल्स रहते हैं, वो स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे बेसिक है कि an ACID compliant database engine has ensured that data residing in database continues to adhere all configured rules. Thus, even while executes the thousand of concurrent transaction, the database always move from one consistent state to another state. ठीक है? तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हमारी एक स्टेप कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी, और नेक्स्ट स्टेप के बाद थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें ब्रेकिंग ना हो। ठीक है? आइसोलेशन हमारा थर्ड हो गया आइसोलेशन, ट्रांजेक्शन डोंट इंटरफेस। तो उसमें बताया कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन शुड नॉट अफेक्ट ईच अदर एग्जीक्यूशन, द फाइनल डेटाबेस शुड ऑलवेज शुड बी सेम वेदर ट्रांजेक्शन रन सिक्वेंसली और सिमुलटेनियसली। अगर हमारे ट्रांजेक्शन साथ में चलते हैं या एक साथ चलते हैं या पैरेलल कुछ भी चलता हो, तो वो एक दूसरे को अफेक्ट ना करे। अगर आप कुछ पैसा निकाल रहे हो, बाजू वाले के एटीएम वाला भी दो एटीएम लगे हुए है और दो दूसरे एटीएम वाला भी पैसा निकाल रहे हैं, तो उसका ट्रांजेक्शन आप पे, आपकी इस पे अफेक्ट ना हो और आपका ट्रांजेक्शन उस पे इससे अफेक्ट ना हो, तो आइसोलेशन मेंटेन होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो, इफ टू यूजर आर बुकिंग द लास्ट टिकट एट द सेम टाइम, ओनली वन शुड बी एक्सेप्टेड। देखो यहाँ पे कैसा है कि एक टिकट के लिए दो लोग आगे दो लोग हैं और एक टिकट बुक करना चाहते हैं, आगे एक ही सीट बची हुई है, तो उसमें एक ही का जो भी हो सक्सेसफुल होगा और दूसरे को देखना चाहिए कि सीट इज फुल और कुछ अभी जगह नहीं बची है, ऐसा करके इन्फॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। ठीक है? और फोर्थ है हमारी ड्यूरेबिलिटी, परमानेंट चेंजेस आफ्टर कमिट, वन ट्रांजेक्शन इज कमिटेड इट मस्ट सेव परमानेंटली इवन इफ द सिस्टम क्रैशेस। अगर समझ लो हमने कुछ ट्रांजेक्शन किया है, तो वो ट्रांजेक्शन वो कमिट होनी चाहिए। अगर हमारे सिस्टम क्रैश भी हो जाते हैं, अगर कुछ लाइट वगैरह चली जाती है या कुछ कुछ नेचुरल थिंग्स आ जाते हैं, जैसे भूकंप वगैरह कुछ भी आ जाता होगा, तो उसकी वजह से हमारे जो ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, उसको कमिट हो जाना चाहिए। तो एग्जांपल लाइक आफ्टर द सक्सेसफुल बैंक ट्रांसफर न्यू बैलेंस शुड बी सेफ्टली स्टोर्ड इवन इफ द सर्वर शट डाउन्स। ठीक है? ये हो गया हमारा एसिड प्रॉपर्टी। हमारे क्वेश्चन 6 है, हाउ डू यू कॉपी ऑल रोज फ्रॉम द अनदर टेबल। तो यहाँ पे मैंने तीन क्वेरीज बनाई है। पहली क्वेरी देख सकते हो कि आप क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल एज सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो भी एम्प्लॉय मास्टर के सारे जो रिकॉर्ड है वो हम एम्प्लॉय डिटेल में शोर कर दे रहे हैं। ठीक है? सारे रिकॉर्ड्स डेटा के साथ और स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है? और अभी दूसरा टेबल देखो कि दूसरे टेबल्स में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया एम्प्लॉय सैलरी करके, और हम सिलेक्टेड कॉलम्स ले रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉय ऑडी और सैलरी, दो कॉलम्स सिर्फ हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो आपको कंडीशन देगा वो सामने वाला जो भी हमारा इंटरव्यू रहेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको सारे रिकॉर्ड और सारे डेटा आपको पास करना है दूसरे टेबल में, तो आप कैसे क्वेरी बनाओगे, तो आप पहली वाली क्वेरी बनाओगे। सेकंड में आपको बताएगी कि आपको स्पेसिफिक कॉलम सिर्फ आपको स्टोर करना है, तो बोलेगा एम्प्लॉय आईडी स्टोर करो, सैलरी क्रिएट करो या ईमेल आईडी स्टोर करो, एक स्पेसिफिक कॉलम क्रिएट करो। हमें सारे के सारे कॉलम्स नहीं चाहिए और उसके साथ वो डेटा भी चाहिए, मतलब एम्प्लॉय आईडी सैलरी वो सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो आप ऐसे बना सकते हो, सेकंड वाली क्वेरी बना सकते हो। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि ठीक है, देखो यहाँ पे ना कॉपी करते समय कि एक कंस्ट्रेंट पास नहीं करेगा, मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की, जो भी हमारे जो भी कीज रहेगी दूसरे वाले टेबल का, वो कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ डेटा पास करेगा, डेटा कॉपी करेगा और स्ट्रक्चर कॉपी करेगा, बट उसका ना जो कंस्ट्रेंट है वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? तो कंस्ट्रेंट आपको देखना है, अगर आपको कंस्ट्रेंट देना है तो आप खुद होकर देना सकते हैं। ठीक है? और हमारे थर्ड स्टेटमेंट है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स एज सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर 3 = 4। तो 3 = 4 हमारी स्टेटमेंट गलत होगी ना यहाँ पे, क्योंकि देखो जब भी हमारे गलत होता है मतलब हमें सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी करना है, हमारे डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, वन, जॉन और अलाइज, दो रिकॉर्ड है हमारे पास, बट हमें तो ये नहीं चाहिए, रिकॉर्ड डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉलम नेम चाहिए, कॉलम स्ट्रक्चर चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी चाहिए। तो हम डायरेक्टली कंडीशन क्या डालेंगे,
वेयर 3 = 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो कुछ रिकॉर्ड पास नहीं होगा। और क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एज सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, जो एम्प्लॉय इन्फो में जो इतने सारे जो कॉलम्स है, तो वो सारा जो स्ट्रक्चर है हमारे एम्प्लॉय डिटेल्स में आ जाएगा विदाउट डेटा। तो ये सारी 3 कंडीशन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको 3 कंडीशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 7 हो गया, हाउ डू यू फाइंड द डुप्लीकेट रोज इन द टेबल, तो डुप्लीकेट रोज कैसे फाइंड करेंगे हम टेबल्स में, तो ठीक है। तो पहले हमने क्वेरी बनाई हमने ग्रुप बाय के साथ। तो हमें क्या चाहिए कि हमें ऑल कॉलम, जितने कॉलम्स है हमारे, उस कॉलम्स में हमें डुप्लीकेट रोज फाइंड करनी है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी, और उसको ग्रुप बाय कर देंगे, ठीक है। तो ग्रुप बाय करने के साथ हमें हाइविंग पे लगाना पड़ेगा कि जिसका भी काउंट एक से ज्यादा है वो दिख जाए हमारी एम्प्लॉय नेम सैलरी इसमें, किसका भी काउंट ज्यादा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने काउंट का एज अ यहाँ पे एक कॉलम नेम बना लिया, एज करके एलाइज करके हमने एक काउंट दे दिया। तो देखो अभी एम्प्लॉय नेम सैलरी हमारी आ गई यूनिक, और हमारा डुप्लीकेट काउंट्स आ गया 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हमारे जॉन रिकॉर्ड आई है, तो हमें डुप्लीकेट काउंट मिल गया, हमें डुप्लीकेट रो मिल गई, ठीक है। तो अगर आपको बोला कि डुप्लीकेट रो निकाल के दीजिए इस टेबल की, तो आप ऐसे दे सकते हो। अगर आपको बोले कि सब कॉलम्स का जो भी हमारा डुप्लीकेट रो है सब कॉलम में, तो फाइंड करके दीजिए। क्वेश्चन तो एक ही है, बट आपको आंसर यही देना है, ठीक है। अगर आपको बोला कि स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए, अगर नेम के लिए, अगर नेम डुप्लीकेट है तो उसके लिए आप फॉलो कर दो, तो आपके नेम के लिए हमारे पास ये क्वेरी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 2 क्वेरीज है। और अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंगलटन स्कोप एंड ट्रांजिएंट इन डॉट नेट कोर। एक जो डॉट नेट कोर का है ये, और मतलब डॉट नेट इसके आगे तो डॉट नेट ही है। डॉट नेट फ्रेमवर्क की तो डेवलपमेंट ही रुक गई है 4.7 से। जो भी 4.7 का जो भी वर्जन है आगे का 6.5 6 से 8, वो सारा डॉट नेट कोर है। हम डॉट नेट फ्रेमवर्क ही मतलब डॉट नेट ही बोलते हैं उसको अभी, डॉट नेट 6 डॉट नेट ऐसा करके। और डॉट नेट 6 के जो पहले थे वर्जन उसको हम डॉट नेट को 3.1 ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो 3.1 करके 6 करके ऐसा कुछ बोलते हैं हम, ठीक है। तो वो देखो, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हो गया हमारी, सॉरी यहाँ पे काउंट गलत हो गया शायद, ठीक है। तो पहले हमारा ट्रांजिएंट हो गया। तो यहाँ पे डायग्राम से आप समझ लो कि ट्रांजिएंट में अगर यूजर, यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट जा रही है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके इंस्टेंस देखो कि हर एक रिक्वेस्ट के साथ हमारा हर इंस्टेंस अलग अलग रहेगा। इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इंस्टेंस 3, इंस्टेंस n तक रिक्वेस्ट 1 के लिए। अगर उस टाइम पे सेम टाइम पे अगर कोई और यूजर हमारा रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारे फंक्शंस को, हमारे सर्विस को, तो इंस्टेंस 4, इंस्टेंस 5, इंस्टेंस 6, इंस्टेंस n बहुत यूनिकली बन रहे हैं दोनों के इंस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजेंट हो गई, हर एक इंस्टेंस हमारा यूनिक रहेगा, ठीक है। तो देखो ट्रांजेंट लाइफ टाइम, अ न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्विस इज क्रिएटेड एवरी टाइम इट इज रिक्वेस्टेड। हर टाइम एक इंस्टेंस बनेगा जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सर्विस में ऐड करते समय कैसे ऐड करते हैं, सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट ऑन माई सर्विस, जो भी हम सर्विस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यूज केसेस में हम देखेंगे कि लाइट फॉर लाइट वेट स्टेटलेस सर्विस सर्विस दैट डू नॉट होल्ड डेटा सच सिंपल डेटा फॉर्मेट कैलकुलेशंस। रियल लाइफ में जैसे कि आप पढ़ सकते हो यार, पढ़ लो, क्योंकि थिंक ऑफ कॉफी शॉप वेयर एवरी कस्टमर गेट्स अ फ्रेशली मेड कॉफी फ्रॉम ईच ऑर्डर। तो देखो हम जब भी कॉफी शॉप में जाते हैं तो हमें दूसरे की कॉपी नहीं मिलती, सबको फ्रेश कॉपी मिलती रहती है, ठीक है। तो वैसे ही ट्रांजिएंट का है, जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हर रिक्वेस्ट के लिए हमारी अलग अलग इंस्टेंस बनते रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोप के लिए देखो, यहाँ पे स्कोप के लिए देख, तो आप एक रिक्वेस्ट के लिए अलग इंस्टेंस बन रहा है, दूसरे रिक्वेस्ट के लिए अलग इंस्टेंस बन रहा है, तो एक ही इंस्टेंस बन रहा है हर रिक्वेस्ट के लिए, तो स्कोप वाइज, ठीक है। तो हम ट्रांजिएंट में देख सकते हैं कि अगर देखो, अगर हम पहली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसके लिए इंस्टेंस 1 बन रहा है हमारे ट्रांजेक्ट में, और दूसरी रिक्वेस्ट भेज रहे थे उसके लिए इंस्टेंस 2 बन रहा है, और तीसरी इंस्टेंस 3 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बट हम स्कोप में कार्य करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसके लिए इंस्टेंस 1 बनेगा। बट हम फिर से अगर एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हमारी तरफ से तो उसके लिए भी इंस्टेंस 1 ही बनेगा। अगर दूसरा कोई यूजर भेज रहा है तो उसके लिए इंस्टेंस 2 बनेगा, मतलब एक ही इंस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो लाइफ टाइम अ न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्विस इज क्रिएटेड फॉर ईच एचटीटीपी रिक्वेस्ट, द सेम इंस्टेंस इज यूज थ्रू आउट द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी स्कोप की हमारी डेफिनेशन होगी। तो देखो रियल लाइफ एनालॉजी देखो यहाँ पे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, थिंक ऑफ वेटर एट अ रेस्टोरेंट हु सर्व्स ओनली वन टेबल ड्यूरिंग अ मील डज नॉट शेयर द डिशेस विद अदर टेबल। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर हमें एक वेटर देते हो कि आपको यही वेटर देखेगा और जो भी हमारी डिशेस है वो हमको ही सर्व करेगा, किसी और को सर्व नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम स्कोप यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें लास्ट हो गई सिंगलटन। सिंगलटन
के लिए कैसा रहता है कि कोई भी रिक्वेस्ट भेजे हमारा एक ही इंस्टेंस भेजेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी रिक्वेस्ट यार, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग यूजर्स हमारे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम एक ही मशीन पे अगर हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमारा एक ही इंस्टेंस बनेगा, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स के लिए नहीं, मल्टीपल यूजर्स के लिए अगर दूसरा यूजर कोई मशीन पे यूज कर रहा है तो वह दो तीन रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसके लिए एक ही इंस्टेंस बनेगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट बना रहा है एक ही क्लास का तो उसके लिए एक ही इंस्टेंस बनेगा, ऐसा कुछ करके। तो ठीक है, एक सर्विस यूज कर रहा है और एक सर्विस को मल्टीपल टाइम कॉल कर रहा है तो उसके लिए एक ही इंस्टेंस बनेगा। और इसे ट्रांजेक्शन स्वैप और सिंगलटन के लिए ऐसे ही सेम वर्क रहता रहेगा, ठीक है। एक ही मशीन के लिए तो अलग यूजर के लिए अलग कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगलटन में देखो, लाइफ टाइम द सर्विस इज क्रिएटेड वंस एंड रीयूज फॉर इंटायर लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक ही इंस्टेंस बनता है और थ्रू आउट द एप्लीकेशन, ठीक है। तो रियल टाइम देखो कि थिंक ऑफ टीवी ब्रॉडकास्ट टावर दैट सेंड द सिग्नल्स टू ऑल व्यूअर्स, द टावर स्टेज द सेम फॉर एवरीवन। टावर तो एक ही है, तो बट सिग्नल तो सबको भेजता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सिंगलटन वर्क करते रहता है, एक ही इंस्टेंस बनता है थ्रू आउट द इंटायर लाइफ टाइम एप्लीकेशन के लिए, एक ही इंस्टेंस बनता है, ठीक है। तो ये मैंने हो गया। तो हमारा क्वेश्चन 9 हो गया, एमयूसी फिल्टर। तो देखो एमयूसी फिल्टर्स हमारा बेसिकली काम करता है। तो देखो वो हम बिफोर और आफ्टर जो भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं हमारे फिल्टर्स पे, तो हमारे फिल्टर्स कौन से ऑथोराइजेशन फिल्टर हो गया, एक्शन, रिजल्ट, एक्सेप्शन और रिसोर्स। ये तो ऑप्शनल है, आपको रिसोर्स फिल्टर के बारे में ज़्यादा तो सामने वालों को भी पता नहीं रहता है रिसोर्स फिल्टर क्या है, ऐसा करके। बट ऑथोराइजेशन, एक्शन फिल्टर, रिजल्ट फिल्टर, एक्सेप्शन फिल्टर, आपको ये चारों तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि ये फिल्टर्स क्या है, म्यूजिक में क्या करते हो, फिल्टर्स का क्या काम है। तो आपको ये बताना है कि जो भी हमारी मेथड्स रहती है म्यूजिक फिल्टर में, जो भी हमारा कंट्रोलर रहता है, कंट्रोलर जो मेथड्स रहते हैं, एक्शन मेथड्स रहते हैं, तो वो कॉल होने के पहले, जो भी हमारे कंट्रोलर कॉल होने के पहले मतलब जो भी हम डायरेक्टली समझ लो एक्शन नेम और हमारे पैरामीटर हम पास करते हैं। तो जो भी हमारा एक्शन नेम कॉल होता है, हमारे कंट्रोलर में जो भी एक्शन नेम होता है वो कॉल होता है। तो कॉल होने से पहले जो भी हमारा ऑथोराइजेशन में होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, वो जो भी हमारा जो जो एक्शन मेथड है वो हमारा कॉल होने से पहले और कॉल होने के बाद जो भी हमारे कुछ मॉडिफिकेशन होने चाहिए वहाँ पे तो हम ये फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि एक्शन फिल्टर हो गया, हमारा रिजल्ट फिल्टर हो गया, हमारे रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले और रिजल्ट डिस्प्ले होने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसमें हम फिल्टर्स में यूज कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन से पहले और एक्सेप्शन के बाद जो भी हम कुछ लॉजिक लिखना चाहते हैं, हमारे कोड में हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑथोराइजेशन फिल्टर है, चेक कि यूजर इज ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइज बिफोर एक्शन इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। रन्स बिफोर एक्शन एग्जीक्यूटेड, मतलब जो भी हमारा एक्शन है, मतलब कंट्रोलर में जो भी हमारा एक्शन है वो एग्जीक्यूटेड होने से पहले हम चेक करेंगे कि ऑथोराइजेशन फिल्टर चेक करेंगे, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइज वो चेक करेंगे। ऑथोराइज मतलब एक पर्टिकुलर यूजर को वो एक्शन अलाउड है कि नहीं है। और ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन तो वो ग्लोबल लेवल पे भी होता है, आई थिंक ऑथेंटिकेट, क्योंकि उसको एप्लीकेशन में ऑलरेडी वो लॉगिन हो चुका है तो वो ऑथेंटिकेट हो चुका है। बट ऑथोराइज मतलब वो पर्टिकुलर एक्शन के लिए ऑथोराइज है, पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए ऑथोराइज है, तो उसके बाद ही वो कंट्रोलर में आ सकता है। क्योंकि हम बहुत सारे यूजर्स रहते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं पर्टिकुलर मेथड्स को एक्सेस करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम ऑथोराइज यूज कर सकते हैं। एक्शन फिल्टर हो गया हमारा, तो रन्स लॉजिक बिफोर और आफ्टर एक्शंस मेथड एग्जीक्यूटेड, बिफोर एंड आफ्टर एक्शन एग्जीक्यूशन। तो जो भी हमारा लॉजिक हम लिखना चाहते हैं, हमें जो मॉडिफिकेशन होना चाहिए बिफोर और आफ्टर वाला, वो हम एक्शन मेथड पे लिख सकते हैं। रिजल्ट फिल्टर हो गया हमारा, रिजल्ट फिल्टर से पहले और बाद में, एक्शन फिल्टर हो गया पहले और बाद में जो भी हमारा एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल करने के पहले ग्लोबली जो भी हम हैंडल करना चाहते हैं तो वो अब एक्सेप्शन फिल्टर थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और यही है बस, बिफोर और आफ्टर वाला ही है। तो ये आप ज़्यादा तो पढ़ सकते हो बट बेसिकली ये ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये क्या है और कैसे वर्क करता है। तो आप डिटेल्स में जाके आप सर्च कर सकते हो आपकी तरफ से भी, ठीक है। क्वेश्चन 10, सॉलिड प्रिंसिपल। सॉलिड प्रिंसिपल क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप सॉलिड मतलब क्या है, उसके 5 लॉन्ग फॉर्म्स है, ठीक है। हर लेटर का एक नेम है, और लाइक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज, डिस्को सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन, इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड डिपेंडेंस इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे सॉलिड प्रिंसिपल हमेशा मतलब जो भी हमारे डिजाइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहता है उसका सॉल्यूशन है। और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वाइज देखे हमारे एप्लीकेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए और अच्छे से हैंडल करने के लिए हमारे पाँचों जो भी हमारे
पांचों प्रिंसिपल से वो काम आते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको आने ही चाहिए, और मतलब कंपलसरी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है इंटरव्यूज में, ठीक है। तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हमारे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल के साथ। एसआरपी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो वो बोलेगा कि एसआरपी बताओ, तो एसआरपी का आपको पता चाहिए कि सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल, उसके नाम से पता चल रहा है कि वो क्या काम करता है। तो वो क्या करता है कि ये एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें देखो, क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू फॉर चेंज, मतलब एक क्लास को एक रीजन होना चाहिए चेंज होने के लिए, ठीक है, मल्टीपल रीजन नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बैड एग्जाम्पल दिया है एक पहले। तो इसमें एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे क्लास क्या कर रहा है, दो टाइप के इन्फॉर्मेशन हैंडल कर रहा है। एक तो इम्प्लॉय डेटा हैंडल कर रहा है, और दूसरी एक तो इम्प्लॉयज की सैलरी हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो सैलरी कैलकुलेशन हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली कैलकुलेशन तो अलग होगी हमारी, कैलकुलेशन तो हमारी इम्प्लॉय में फिट नहीं होती है, तो इम्प्लॉय का पार्ट नहीं हुआ, तो इम्प्लॉय का अलग से मेथड, मतलब ये अलग अलग बनाना चाहिए था क्लासेस। तो देखो यहाँ पे उसका ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या किया कि यहाँ पे दो क्लासेस बनाए, एक तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी और सैलरी कैलकुलेटर के लिए। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी में सिर्फ हम एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी हमारी सैलरी कैलकुलेशन है वो अलग क्लास में लिखेंगे। मतलब इसका क्या हुआ कि हमारा जो भी हमारा एसआरपी था वो हमारा, मतलब उसको हमने तोड़ा नहीं, उसके जो रूल्स है उसको हमने तोड़े नहीं, जो भी हमारे फॉलो करने के लिए, एसआरपी फॉलो करने के लिए जो भी हमारे रूल्स रहते हैं वो फॉलो करते पड़ते हैं। तो हमारे एक ही रूल है कि एक क्लास को सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये समझने में आसान होती है और डिजाइन बहुत सिंपल बनता है और अच्छा बनता है, ठीक है। तो देखिए, आपको अगर सॉलिड के प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाए तो आपने तो बता दिया है कि सो एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ फॉर ऐसे ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। बट एक्चुअली ना वो आपसे ना उसके डेफिनेशन भी जानना चाहता है कि एस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या करता है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एग्जाम्पल तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आपको इस पांचों लेटर्स के डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको आने ही चाहिए, ठीक है, आपको आना ही चाहिए। क्योंकि ये पूछता ही रहता है, और आपको वो एक रियल टाइम एग्जांपल भी पूछेगा कि आप रियल टाइम एग्जांपल बताओ कुछ। तो यहाँ पे मैंने जैसे रियल टाइम एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपको भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आना ही चाहिए। सेकंड है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। कोड शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो देखो इसमें डेफिनेशन में क्या आ रहा है, ओपन फॉर एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड के लिए ओपन होना चाहिए, बट मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ना एक देखो यहाँ पे एक बैड एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो बैड एग्जांपल में देखो यहाँ पे दो मेथड पेमेंट टाइप है, क्रेडिट कार्ड और पेपाल, ठीक है, प्रोसेस पेमेंट के लिए। तो समझ लो आपको और फोन पे और गूगल पे भी ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप एलजिप की कंडीशन डालोगे, यहाँ पे पेमेंट टाइप इक्वल टू गूगल करोगे और इक्वल टू फोन पे करोगे, ऐसे करोगे ना। फिर यहाँ पे तो मतलब अपने चलते हुआ कोड को हाथ लगा दिया ना, मतलब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो आपको सिंपल लग रहा है कि यार कुछ नहीं, यहाँ पे तो इतना छोटा सा है। बट बहुत सारे बड़े बड़े कोड रहते हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग में हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज किया तो वो सारे जो भी टेस्टर रहते हैं उनको फिर से टेस्ट करना पड़ता है ये सारी मेथड, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि इसकी चेंज से कौन सी इन्फॉर्मेशन अफेक्ट करने वाली है। तो आपको इसको नहीं छेड़ना ना, आपको डायरेक्टली मतलब क्या करना है, एक तो सिंपली आपने डायरेक्टली इंटरफेस बना लेना है, ठीक है। तो जो भी हमारे पेमेंट मेथड की जो भी हम ऐड करना है, जो इंटरफेस मेथड बना लो, या कुछ अलग से अगर हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम कुछ भी इनहेरिटेंस वगैरह बना सकते हैं, या कुछ अलग कुछ ट्राई कर सकते हैं जिससे हम उसको डायरेक्टली एक्सटेंशन मेथड भी बना सकते हैं। जिससे हम एक्सटेंशन मेथड मतलब हम एक अलग से एक मेथड बनाएंगे, वो खुद जो एग्जिस्टिंग उसको हाथ में लगाएंगे, और उसको हम मतलब इस वाले क्लास को उसको डायरेक्टली हम दिस करके हम कॉल करेंगे एक्सटेंशन मेथड में। तो क्या होगा कि हम जो प्रोसेस पेमेंट के साथ उसको भी हम कॉल कर सकते हैं, या इस क्लास के साथ उस मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा मेथड आपने बनाई है, इसमें आप नहीं डालना चाहते। तो हमने क्या किया, हमने ओपन किया एक्सटेंशन बट उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमारे हो गए ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हमारे फोन पे उसको ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे इसने अलग अलग क्लासेस बना दिए। क्रेडिट कार्ड के लिए अलग बना दिया, पेपाल के लिए अलग बना दिया। अगर हमें फोन पे करना है तो हम एक पब्लिक क्लास फोन पे बनाएंगे, और हम आई पेमेंट जो भी हमारी इंटरफेस है वो हम उसको इनहेरिट कर देंगे। तो हमारे पे मेथड पे डेफिनेशन तो उसमें है ना, तो उसके साथ हम जो भी पेमेंट प्रोसेस हम कॉल करेंगे तो हम ऐसे कर देंगे पेमेंट करके, और हमारी जो भी हमारे मेन से हम कॉल करेंगे और इस प्रोसेस क्लास को मेन से, और उसमें हम पास कर देंगे पेमेंट मेथड जो भी हमारी है। पेमेंट मेथड समझ लो फोन पे पेपाल है, तो पेपाल से हमारी पे वाली कॉल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा मतलब ये हो गया हमारा गुड एग्जाम्पल। हमारे कर हमने एब्स्ट्रक्शन यूज कर लिया यहाँ पे अच्छे से, मतलब एब्स्ट्रक्शन मतलब वही हो गया इंटरफेस, ठीक है।
इंटरफेस मतलब फुल एब्स्ट्रैक्शन, आपको पता ही होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, तो यहाँ पे देखो, जो ही हमारी चाइल्ड क्लास है, तो वो चाइल्ड क्लास इजीली रिप्लेसेबल होना चाहिए हमारे बेस क्लास के साथ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने एग्जांपल दिया एक नीचे, यहाँ पे बर्ड करके हमने एक क्लास बनाया, और नीचे हमने ऑस्ट्रिच बनाया है। ऑस्ट्रिच हमारे इनहेरिट और बर्ड के साथ हमारे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अप्लाइड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्लास बर्ड में हमने एक मेथड बनाई फ्लाई करके, और यहाँ पे भी हमने वो रेड किया ऑस्ट्रिच में फ्लाई करके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करते, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई, तो क्या हो गया कि एग्जाम्पल मतलब फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा तो ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करता, तब भी हमने वो रेड कर दिया हमारे हमारे बेस क्लास के साथ, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, दो इंटरफेस बना लिए, एक फ्लाई के लिए और एक नॉन फ्लाई के लिए, हमारे दो इंटरफेस बन गए। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इजिली हम पेरेंट क्लास के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अलग अलग इंटरफेस बना लिया। तो अभी फ्लाई बर्ड हम इंटरफेस के साथ, आई फ्लाई बर्ड के साथ, अभी स्पैरो तो उड़ सकती है, तो उसके साथ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया आई फ्लाई बर्ड। और हमारे ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता है, तो उसके साथ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हमारा इंटरफेस आई नॉन फ्लाइंग बर्ड। तो इसको अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। बट तो उधर तो हमने देखा था कि हमारा ओवरराइड करता था हमारा जो भी हमारी फ्लाई बर्ड के साथ, बट तो ऑस्ट्रिच तो उड़ता नहीं है। इस कंडीशन में हमारी ऑस्ट्रिच मतलब ये बैड एग्जांपल हो गया, ये बाजू का हमारा गुड एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो हमारा जो भी हमारा सब क्लास है वो इजीली रिप्लेसेबल होना चाहिए हमारे पेरेंट क्लास के साथ। तो हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल हो गया हमारा लास्ट वाला। तो यहाँ पे देखो कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या है। देखो यहाँ पे ना बैड एग्जांपल देखो, पहले तो हम बैड एग्जांपल से आपको पता ही हो जाएगा, ठीक है। हमने वर्क और इट करके हमने दो डेफिनेशन क्रिएट किया, हमें वर्क और इट करके, और हमने रॉबर्ट के साथ उसको इनहेरिट किया, ठीक है, उस इंटरफेस को। तो अभी क्या होगा कि रॉबर्ट तो हमारा वर्क करता तो है, बट खाता तो नहीं है, क्योंकि वो नॉट ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि हमारा इट तो यूज नहीं हो रहा है, तभी हमने उसको यूज कर लिया इंटरफेस को, ठीक है। बट रॉबर्ट डोंट ईट, तो उसको कंपलसरी डेफिनेशन को आपको आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो गुड एग्जांपल में देखो क्या गया, हमने अलग अलग इंटरफेस बनाए, आई वर्केबल और आई टेबल के लिए, ठीक है। तो उमन को जो भी हम आई वर्केबल आई टेबल हमने दोनों इंटरफेस हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिए, और रोबोट के साथ सिर्फ आई वर्केबल किया, समझो। मतलब आदमी तो खाता है और काम भी करता है, बट रोबोट तो खाता नहीं है। तो फिर क्या हुआ कंडीशन, उसको आई वर्केबल दे दिया ना। बट इधर तो यहाँ पे मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो भी हमारा इंटरफेस यूज होगा उसको यूज करे। अगर जो यूज नहीं हो रहा है तो उसके अलग से इंटरफेस बनाए, बट उसको एक इंटरफेस में ना बनाए, फैट ना बनाए इंटरफेस को, अनयूज इंटरफेस यूज ना करे, जिसका हमें यूज नहीं है, ठीक है। तो अलग से इंटरफेस बनाए और उस इंटरफेस को इनहेरिट कर दे, ठीक है, ये भी काम कर जाए। खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, सॉरी, ठीक है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल हमारा लास्ट लास्ट वाला, ठीक है। तो डिपेंडेंस इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या होता है कि हाई लेवल मॉडल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉडल्स। लाइक हाई लेवल मॉडल्स हमारा हो गया बिजनेस लॉजिक, और हमारे लो लेवल मॉडल हो गया हमारे एपीआई और डेटाबेस। जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है वो डायरेक्टली डिपेंड ना हो हमारे एपीआई के साथ, डेटाबेस के साथ। क्योंकि अगर कुछ डेटाबेस और एपीआई के साइड कुछ चेंजेस होते हैं, या बिजनेस लॉजिक में कुछ चेंजेस होता है, डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है डेटाबेस को, और डेटाबेस में अगर कुछ चेंज होता है डायरेक्टली हमारे बिजनेस लॉजिक को अफेक्ट कर सकता है। तो ये ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर ऑलवेज इंटरफेस होना चाहिए, वो हाइड होना चाहिए इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। तो एक्चुअली इंटरफेस हमारा क्या करता है, डीकपलिंग के प्रोसेस करता है, क्योंकि वो हमारे कुछ भी चेंज करता है तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर पाता। तो हम डीकपलिंग करते हैं यूजिंग इंटरफेस, तो हमारा हमेशा एब्स्ट्रैक्शन पे वो डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल होगा। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल में, सॉरी, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस लॉजिक इज टाइटली कपल्ड टू एसक्यूएल रिपोजिटरी। इफ वांट टू स्विच databases we must modify the business logic, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एसक्यूएल रिपोजिटरी का एक हमने क्लास बनाया, और हमने बिजनेस लॉजिक का एक क्लास बनाया। उसमें हमने एसक्यूएल रिपोजिटरी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने वो पब्लिक एक मेथड बनाई, और उसमें हमने कॉल कर लिया सेव डेटा मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने हार्ड डिपेंडेंसी अप्लाई कर दी, क्योंकि हमने तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही हमने एक मेथड कॉल करके वो कॉल किया। बट हमको अगर डेटाबेस चेंज करना हो तो
हमने तो ये एसक्यूएल डेटाबेस, हमने नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना है, तो हम क्या करेंगे फिर? वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हमें पूरा डिजाइन ही चेंज करना पड़ेगा, या कुछ अलग से कुछ कॉल करना पड़ेगा, या यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। फिर हम, ये तो छोटा है, तो ये हम आसानी से कर लेंगे, बट हमारा अगर कोड बड़ा हो तो वहाँ पे क्या करेंगे फिर हम? ठीक है, तो हमें गुड प्रैक्टिस क्या करनी है, हमें इंटरफेस यूज करना है। तो हमने इंटरफेस यूज किया, सेव डेटा, और हमने दो क्लासेस बनाए, एक एसक्यूएल रिपोजिटरी के लिए, एक नॉन एसक्यूएल रिपोजिटरी के लिए, और हमने इनहेरिट कर लिया आई रिपोजिटरी को इन दोनों क्लासेस के लिए। तो हो गया ना सॉल्व? ठीक है, तो यही करना है। तो अभी देखो यहाँ पे ना बिजनेस लॉजिक बनाया, बिजनेस लॉजिक ने हमने जो हमारी इंटरफेस है उसको हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे हमने वो कंस्ट्रक्टर थ्रू उसको यूज कर लिया उस इंटरफेस को। और देखो यहाँ पे ना इश्यूज क्या है कि जो इस वाला जो कंडीशन था उसमें इशू क्या था कि हम कैन नॉट रिप्लेस, जो भी हमारे एसक्यूएल रिपोजिटरी लिए हम इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते अदर डेटाबेस के साथ। ठीक है, और एक तो हमारे ओपन क्लोज प्रिंसिपल का जो भी है, हमारा जो भी डेफिनेशन था उसको वायलेट कर रहा था, क्योंकि हम एक्सटेंड नहीं कर रहे थे उसको, हम एक ही इसमें कर रहे थे। ठीक है, तो हमें अगर कच करना है तो हम एसक्यूएल रिपोजिटरी चेंज करेंगे, और उसके एसक्यूएल रिपोजिटरी चेंज करने के बाद हम नो एसक्यूएल रिपोजिटरी डालेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम कॉल करेंगे, तो हमारा पूरा बाय डिफॉल्ट हमने हार्ड कोडेड ही चेंज करना है। ठीक है, तो हार्ड कोडेड चेंज नहीं करना, हमने स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क क्या किया हमने, हमें इंटरफेस क्रिएट किया रिपोजिटरी का, और हमने दो क्लासेस, अलग अलग क्लासेस बनाए, एक एसक्यूएल रिपोजिटरी के लिए, एक नो एसक्यूएल रिपोजिटरी के लिए। हमने इनिट किया आई रिपोजिटरी, और हमने क्लास बिजनेस लॉजिक में हमने उस दोनों को, एक इंटरफेस को, आई रिपोजिटरी को हमने रीड कर लिया। तो और हम एक बिजनेस लॉजिक का हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में हमने वो यूज कर लिया हमारा इंटरफेसेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने मेन में किसे कॉल करेंगे सिवा भी, तो मेन में क्या करेंगे, हम आई रिपोजिटरी का हम अगर यूज एसक्यूएल यूज करना है तो हम ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अगर हम नो एसक्यूएल यूज करेंगे तो ये वाला बनाएंगे। तो इससे क्या होगी, हमें जो हमारा कोड एग्जिस्टिंग कोड उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा इजीली चेंज हो जाएगा, इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गया। बट एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत देता है, क्योंकि हमें बहुत सारा कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है, सर्विस रजिस्टर करना पड़ता है, सर्विस इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है, हमें क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करने पड़ते हैं। बट बाद में जब भी हमें मैनेजमेंट का काम आता है, जब भी लास्ट में अगर कुछ एक्स्ट्रा जो भी फंक्शन हमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना पड़ता है, अभी नो एसक्यूएल के अलावा हम कुछ अलग डेटाबेस ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही ऑब्जेक्ट नीचे और फिर से क्रिएट करना है और कॉल करना है, और एक क्लास बना लेना है उस क्लासेस का, और उसको इंटरफेस के साथ इनिट कर लेना है, बस हो गया। ठीक है, एंगुलर लाइफ साइकिल हुक्स, तो लाइफ साइकिल हुक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है हमने एंगुलर इंटू क्वेश्चंस में इसमें बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप इस जिसके लिंक में भी दे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आपको गो थ्रू करना है एक बार, सेम फॉर डायरेक्टर्स एज वेल। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग का डिफरेंस क्या है? ठीक है, इन C sharp string and string builder are both used to handle text, but they are work differently in mutability, performance and memory uses। ठीक है, वही डिफरेंस है और टेक्स्ट पे ही काम करता है। देखो, स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल रहता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल मतलब, देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो एक पहले, a string in a C sharp is immutable, meaning any modification creates a new object in memory instead of modifying existing one। Problem with the string, inefficient for loop concatenation। ठीक है, तो पहले देखो कि हमने एक स्ट्रिंग बनाया हेलो करके, फिर हमने स्ट्रिंग में फिर से ऐड कर दिया वर्ड नेम, फिर से हमने ऐड किया अलग से एक एक ये क्या स्ट्रिंग ऐड कर दिया। तो हमने अपेंड करते रहे, हम स्ट्रिंग में अपेंड नहीं करते, एक्चुअली ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इस स्ट्रिंग के लिए अलग से मेमोरी पास होगी, अलग से मेमोरी इसको असाइन होगी स्ट्रिंग नेम के लिए, इसको अलग से होगी, इसको अलग से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग 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 एक नया ही कुछ ऑब्जेक्ट बन रहा है हर स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो मतलब उसको हर एक स्ट्रिंग के लिए अलग मेमोरी असाइन हो रही है, मतलब स्ट्रिंग तो एक ही है बट उसको अलग अलग मेमोरी असाइन हो रही है, वो स्पेस ले रही है ज्यादा। ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग में अभी यहाँ पे स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया इसमें ही कुछ चेंज कर रही है, नहीं कर रही है। अगर हमने यहाँ पे हेलो किया ना और हमने नीचे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया तो ये अलग मेमोरी ले रही है, ये अलग मेमोरी ले रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है। ठीक है,
इसकी वजह से क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस हो रहा है। तो एवरी टाइम यू मॉडिफाई अ स्ट्रिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड लोडिंग टू हाई मेमोरी यूसेज एंड स्लो परफॉर्मेंस। इसकी वजह से परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। और स्ट्रिंग बिल्डर हमारा म्यूटेबल है, फास्टर फॉर मॉडिफिकेशन। तो स्ट्रिंग बिल्डर मॉडिफाइज द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी मेकिंग इट मच फास्टर फ्रीक्वेंटली मॉडिफिकेशन। तो स्ट्रिंग बिल्डर हमारा देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर हमने ऐसे क्रिएट किया, हमने अपेंड कर दिया ऐसे सारा कुछ। तो हमारा क्या हो रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में ही हम जो भी हम ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, एक ही हमारी मेमोरी मेमोरी लोकेशन बनेगी, अलग अलग मेमोरी लोकेशन नहीं बनेगी। तो जैसे भी हमारा अनयूज जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी हमारा मैनेज ऑब्जेक्ट्स है, वो हम उसका मेमोरी हम कंजम्पशन नहीं करेंगे हमारे स्ट्रिंग बिल्डर में। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे ज़्यादा। तो बट प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं अभी भी जो भी डेवलप करता हूँ एप्लीकेशन, मैंने बहुत सारे डेवलपर्स का कोड भी देखा है, तो ज़्यादा तो वो स्ट्रिंग यूज करते हैं। और जहाँ पे स्ट्रिंग की जरूरत नहीं वहाँ पे भी स्ट्रिंग यूज करते हैं। एक्चुअली समझ लो कि जहाँ पे जरूरत है, मतलब स्मॉल कोड होता है हमारे, मतलब हमें यूज करना है, और मतलब स्कोप के बाहर निकल गया वो, तो वो मतलब क्लियर हो जाएगा। बट अगर समझ लो हमें कुछ ज़्यादा बड़ा हमें अपेंड करना है, हमने कुछ बड़े रिकॉर्ड अपेंड करने हैं, बड़ा एक हमने एक ड्यू बनाया, बैकएंड में भी हम ड्यू बना सकते हैं। और ड्यू में हमने कुछ डिज़ाइन वगैरह पास किया, तो वो डिज़ाइन हम अपेंड कर रहे हैं, तो वो मेमोरी नहीं खाएगा ज़्यादा, तो हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा तो स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना ही अच्छा रहेगा, अगर हम अलग से यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग के अलावा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना, देखो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल तो बना लिया टेस्ट स्ट्रिंग करके, तो यहाँ पे अलग से नेम हेलो करके आया, फिर हमने एक डी से ऐड किया, डी से ऐड किया, तो हिप में अलग अलग जगह अलग अलग स्पेस ले रही है। कितनी स्पेस ले ली उसने, 5 स्पेसेस ले ली अलग अलग इसके लिए। ठीक है। और हमने देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर में यहाँ पे एक ही स्पेस ले रही है। तो ये डिफरेंस है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग विद क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि देखो डॉट नेट फुल स्टैक में आपको कंपलसरी है कि आपको एजोर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर नहीं है तो आपको एटलीस्ट आपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया हो कुछ क्लाउड का। तो ये आपका एडिशनल पॉइंट रहता है, आपको इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट किया है, तो आपको चांस है कि वर्क मिल जाए एजोर पे। और ये हमारा फ्यूचर्स में जो भी है हमारा एजोर वगैरह वो बहुत काम आने वाला है। तो बहुत सारी इसके रिलेटेड स्किल्स बहुत कम है मार्केट में, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, और चांसेस बढ़ा सकते हो आपकी सिलेक्ट होने का, क्योंकि आपको ये स्किल यूनिक बनाती है। बाकी अलाव के अलावा अगर किसी के पास ये स्किल नहीं है और आपके पास है, तो आपको चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है। तो देखो अगर आपके पास है तो आप ऐसे आंसर देख सकते हो कि yes, I have experience working with cloud technology mainly in deploying managing application using Azure AWS. ठीक है। In my project I have worked with cloud hosted SQL database, deploy APIs using cloud services and handle the authentication using cloud identity providers. Additionally, I have explored CI/CD pipelines to for automated deployment and work with the cloud storage solutions. तो देखो अगर आपने काम किया है तो इसे कुछ आप इंफॉर्मेशन बना सकते हो, एक पैराग्राफ बना लो, उसको आप बता सकते हो। ठीक है। अगर आपको कुछ काम नहीं किया तो वो आप बता सकते हो कि आपने काम नहीं किया, बट आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आपको बेसिक जो भी डेफिनेशन से जो भी एजूर वगैरह कुछ बेसिक बेसिक स्टोरेज वगैरह होगी, जैसे कि स्टोरेज कौन से टाइप की है, और वीएम क्या है, और एजूर की क्या है, की वॉल्ट क्या है। तो ये आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक थिंग्स है जो आपको पूछेंगे, क्योंकि आपको बेसिकली आपने काम नहीं किया बट आपने सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है, तो थोड़ा सा आपको पूछेगा। ठीक है। तो आपने अगर मेंशन किया है कि आपने एजूर सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो आपको एजूर क्वेश्चन पूछेंगे। तो जरूरी है कि आप गो थ्रू कर लो ऑल ऑल बेसिक क्वेश्चन। मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप डिप पूरा डिप में जाए, सिर्फ बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर सारे क्वेश्चन। ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं, बट मैंने इस लास्ट में कवर करना चाह रहा था मैं। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पूछा ही जाता है, तो ये तो 3 और 4 मिनट में आपको खत्म ही करना होता है। ठीक है। अगर समथिंग अबाउट योरसेल्फ बोलते हैं तो आपके बारे में कुछ बताना है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, आपका नाम, आपके फैमिली वगैरह सारा कुछ जो भी आपने एक अच्छे से बना के रखना है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दी, आपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक से दे दी, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर, 3 और 4 मिनट के अंदर, तो बस आपका काम हो गया। मतलब आधे से ज्यादा तो काम उधर ही हो जाता है। ठीक है। तो विच प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड ऑन रिसेंटली, व्हाट वाज योर रोल। मतलब आपने किस प्रोजेक्ट में आपने रिसेंटली काम किया है,
और आपके रोल क्या है आपका प्रोजेक्ट में। तो ये स्टार्टिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो वो पूछेगा कि आपने प्रोजेक्ट पे कौन से आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट पे रिसेंटली आपने काम किया है, और आपका रोल क्या है हर प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो आपको याद होना चाहिए आपकी फर्स्ट कंपनी से लेके अपने लास्ट कंपनी में आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और उसके रोल्स जो भी सारे हैं वो आपको पता होने चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या थी उस प्रोजेक्ट में। ठीक है। ओके। लास्ट क्वेश्चन है अजाइल मेथोडोलॉजी। तो अजाइल मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो प्लीज गो थ्रू कर ले इस डेफिनेशन को। डेफिनेशन को नहीं बोलूंगा मैं, मेथोडोलॉजी को ही बोलूंगा कि आप गो थ्रू कर लो ऑल, जिसके डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, जैसे कि स्क्रम मास्टर, स्क्रम टीम, और स्टोरी पॉइंट्स। ऐसे छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है कि आजल मेथोडोलॉजी में होता क्या है बेसिकली। आजल मेथोडोलॉजी एक मेथोडोलॉजी लाइक एक जो भी हमारा क्लाइंट वर्क रहता है वो हमें स्टोरीज प्रोवाइड करती है, हमारे स्प्रिंट्स बनाती है। तो हमारी स्प्रिंट्स मतलब मल्टीपल स्टोरीज रहती है। मतलब समझ लो हमारे स्प्रिंट का ड्यूरेशन हमारा 2 वीक का या 3 वीक का रहता है। जिसको भी पता हो शायद वो समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो 2 वीक के टाइम में मल्टीपल डेवलपर्स रहते हैं, टेस्टर्स रहते हैं एक टीम में। तो वो टीम्स मतलब स्प्रिंट्स में हमेशा स्टोरीज रहती है। स्टोरीज क्या रहती है, हमारी फीचर्स रहती है जो डेवलप करनी होती है, या कुछ मॉडिफिकेशन रहता है एप्लीकेशन में, तो वो उसको हम स्टोरीज बोलते हैं। और स्टोरीज के लिए हमारे स्टोरी पॉइंट्स भी रहते हैं कि हम स्टोरी पॉइंट्स में मतलब हम एक पर्टिकुलर स्टोरी के लिए कितना वक्त लेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है इन आजल आजल मेथोलॉजी में, तो आपको वो सारी पढ़नी है, इन डेप्थ में पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि आजल मेथोलॉजी को समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 1 घंटा भी काफ़ी है उसको पढ़ने के लिए, बट आपको इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ये टॉपिक ये क्वेश्चंस लिया है उसके पास से, तो मैंने ये डाला है। उसने बोला कि मतलब मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये क्वेश्चन की जरूरत क्या है, बट उसकी जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसके जो ड्यूरेशन था तो 45 मिनट्स था ड्यूरेशन था इंटरव्यूज का, तो उसका इंटरव्यू था अच्छे से गया। 2 राउंड लेने वाले थे वो, बट एक ही राउंड लिया उन्होंने और सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो सारे उसको पूछे गए हैं, और मैंने आपको ईमेल आईडी भी दे दी है। अगर आपको आप किसी और इंटरव्यूज में आप बैठते हो तो प्लीज सारे क्वेश्चन शेयर करो, ताकि मैं वो क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट्स के साथ या अलग कलीग के साथ में मतलब जिसको भी हेल्प हो उसको मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है। तो चलो करते हैं आज का टॉपिक खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ठीक है, बाय।